नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। यूपी में बीजेपी ने खेला कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया, तो बता दें काफ़ी दिनों से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर ओपी राजभर किस ओर जाना चाहते हैं, थर्ड फ्रंट या फिर एनडीए। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, ओपी राजभर ने एनडीए में घर वापसी कर ली है। आपको बता दें उधर सपा को भी झटका लग गया है। सपा की तरफ से जो विधायक हुआ करते थे दारा सिंह, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा झटका जो है सपा पार्टी को लगा है। और ऐसे में ओपी राजभर ने एनडीए ज्वाइन करके कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी को मजबूती देने का वो काम करेंगे और यूपी में बीजेपी और मजबूत होगी, एनडीए और मजबूत होगी, ऐसा कहना है अमित शाह का। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए आप। कहते हैं जहां राजनीति है वहां कुछ भी हो सकता है। कुर्सी के लिए कोई किसी से भी हाथ मिला सकता है, बस समीकरण बैठना चाहिए। इसके कई उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को मिल जाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में जहां आप और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों धुर विरोधी एक साथ आने को तैयार है। वहीं बंगाल में सीपीआई और टीएमसी के बीच मुद्दतों से खाई बनी हुई, उस खाई को भी कुर्सी के लिए पाटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए बनाए जाते हैं। इधर थर्ड फ्रंट अपनी पूरी तैयारी कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास लिखने की। वहीं बीजेपी भी एनडीए को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसमें सबसे बड़ा दांव अमित शाह ने यूपी में खेला है। जी हां, एक बार फिर से सुबह सपा एनडीए का हिस्सा बन गया है, या यूं कहें ओपी राजभर की घर वापसी हो गई है, जिसको लेकर अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया, जिसने सारी तस्वीरों को साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव सुबह सपा बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल के, पूरे प्रदेश के पिछड़े समाज के एक बड़े नेता हैं। उनका एक बड़ा आधार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो आए हैं, हमारे साथ, हमारे विचारधारा के साथ मिलकर जुड़कर काम करेंगे, तो विकास की जो हमारी यात्रा है, हमारा जो विजन है और हमारे जो संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर हम लोग उत्तर प्रदेश में जो हमारा एक एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सर, राजभर जी कोई सीटें मांगे हैं क्या? लोकसभा में 2 सीटें चाहिए कम से कम उनको। ये तो केंद्रीय पार्टी को उस पर निर्णय करना होता है, उनकी बातचीत हुई होगी, जो भी निर्णय होगा हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। वे एनडीए के साथ आने के बाद सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सीएम योगी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनकर काफी अच्छा लग रहा है और एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव को काफी मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये वही ओपी राजभर है जो कुछ दिन पहले थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनने के लिए तमाम तरह के बयान दे रहे थे। यूपी के साथ साथ चाहे बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, विभिन्न प्रांतों में भी कमोबेश संगठन पार्टी को हम लोग बढ़ाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इन सबके बीच जो दूसरी तस्वीर है वो काफी चौंकाने वाली है। बीजेपी के लिए कहीं चुनाव में एक ऐसी हड्डी ना बन जाए जो ना ही निगला जा सके और ना ही उगला जा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की, जिसके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। साल 2020 में उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के जियामाऊ में जबरन जमीन कब्जाने के मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन पर कब्जा किया और फिर नगर निगम से निर्माण के लिए हरी झंडी ले ली और इस पर बिल्डिंग भी बना डाली। अब देखना होगा
कि बीजेपी का मुख्तार अंसारी और उसके बेटे को लेकर क्या स्टैंड है। कुल मिलाकर लोकसभा 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ बड़ी पार्टियों का एक महागठबंधन बनने की दिशा में काम हो रहा है, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सवाल यह है कि ओपी राजभर पर विश्वास करके क्या बीजेपी यूपी में एक बार फिर से अपना झंडा गाड़ने में कामयाब हो सकती है। तो एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ा रहा है। आपको बता दें 19 दलों को पत्र देकर आमंत्रित किया गया है। एनडीए का भी 18 जुलाई को बैठक है। उधर महागठबंधन भी एक तरफ बनने की दिशा में काम हो रहा है। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक है, जहां पर काफ़ी सारे दल आएंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो खाई थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, वो खाई भी पटती हुई नज़र आ रही है। और जो अध्यादेश को लेकर इधर उधर अरविंद केजरीवाल भटक रहे थे, उस पर कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल है वो भी फिलहाल मान गए हैं। तो अब ये जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन जो है बेंगलुरु में होने वाला है। तो हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुभाष चंद्र भी जुड़ चुके हैं, जो कि सुबह सभा के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जल्दी ही जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले सुभाष चंद्र जी आपके पास ही आ जाते हैं। सुभाष चंद्र जी, आप लोगों ने अब एनडीए का साथ देने का फैसला किया है, अब एनडीए के साथ आप जाएंगे। एक तरफ काफ़ी दिन पहले ये कहा जा रहा था, कुछ दिन पहले ही कहा जा रहा था कि गठबंधन को लेकर मायावती को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये कर दिया जाए। तो ऐसे में अब आप लोग क्या संतुष्ट हैं जिस तरह से गृह मंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, उनसे जो भी बातें हुई, उसको लेकर संतुष्ट हैं? देखिए मनीष जी, हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम एनडीए परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। हम पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, कुछ विवाद थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हम एनडीए से अलग हुए। आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी की जो मुलाकात हुई, तो जिन मुद्दों को लेकर पिछली बार सहमति बनी थी, उन मुद्दों के ऊपर इस बार सहमति बन चुकी है। और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोगों की चीजों को ध्यान में रखते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए के अंदर शामिल होना स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के अंग होना स्वीकार किया। तो जाहिर सी बात है कि देश हित के अंदर, प्रदेश हित के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी नई ऊंचाई को छू रहा है। तो देश हित में, प्रदेश हित में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए के साथ में जाना उचित समझा। और रही बात विपक्ष की और बहन जी की, तो देखिए जो बातें थी उस बात को हम कहीं निकाल नहीं रहे, तो फिर ही बोल रहे हैं कि हाँ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की हमारी मांग थी। लेकिन जो विपक्ष था, उस विपक्ष ने हमको विपक्ष समझने का प्रयास ही नहीं किया। उस विपक्ष ने हमको विपक्ष की जो पहली बैठक थी, जो पटना के अंदर हुई थी, उस बैठक के अंदर हमको उन्होंने बुलाना जरूरी नहीं समझा। और बेंगलुरु वाली बैठक जो आज या शायद कल होने वाली है, जो भी है, उसके बारे में भी हम लोग कोई सूचना नहीं दी। उसके उलट जो देश की सबसे बड़ी नहीं वरन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया। कल जो एनडीए की बैठक, उसके लिए जेपी नड्डा जी का लेटर भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त हुआ है। उसके बाद अमित शाह जी की जो हमारी मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर, वर्तमान के अंदर अगर देश के हित की बात अगर कोई करता है, प्रदेश के हित की बात कोई करता है, तो भारतीय जनता पार्टी। और हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर एनडीए के अंदर जाना स्वीकार किया। और आने वाले 2024 के अंदर बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो लड़ाई बची नहीं, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए के जितने भी घटक सहयोगी दल है 75+ सीटें लेकर आएंगे। ठीक है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, ओपी राजभर ने दामन थाम लिया है, घर वापसी कर ली एक बार फिर से, वो एनडीए में शामिल हो गए हैं।
जटाशंकर त्रिपाठी जी, अब यहाँ पर ये है कि क्या एक बार फिर से क्या ओपी राजभर पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं? अब ऐसा ना हो कि अगर कहीं इधर उधर हो गया तो फिर वो ओपी राजभर चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है, आप लोगों ने मना लिया है, ठीक है सब कुछ, की बाद में ऐसा ना हो, क्योंकि उनकी कई डिमांड भी रहती है, जैसे जातीय जनगणना को लेकर, तो वो तो आप लोग मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में ओपी राजभर कहते हैं जातीय जनगणना को लेकर बातें करते रहते हैं। आने वाले नमस्कार। जी जी। नमस्कार नमस्कार। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत। और सबसे बड़ी बात ये कि जब लोकतंत्र में और लोकतंत्र के परिवार में जहाँ 10, 20, 25, 18, 21, 25 ये कुनबा जब एक परिवार में एक घर में जब रहेगा तो बर्तन खटकता है, बर्तन बाहर निकलता है, बर्तन तेज आवाज करता है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं माना जाता कि ये बर्तन हमारा नहीं, बर्तन हमारा ही होता है। हमसे हमारी कभी कभी विरक्त होकर करके इस घाट से उस घाट की इस मस्ती से इस किलोमीटर जैसे मठलिया कहती रहती है, सीधे हम अपने परिवार को यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं। अब ये उनकी समझ है, जो इनको रखते हैं उनकी समझ नहीं ठीक है कि हमारे परिवार के लोगों को रखते क्यों हैं। यदि ये समझते नहीं है कि जल जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जल जो है वो एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जो कहीं वो सुखी और अंतिम व्यक्ति की चिंता करते रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एजेंडा ही यही रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े के बीच में काम करने का एजेंडा ही रहा है। और वो एजेंडा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की प्रेरणा से लिया हुआ एजेंडा है। कि ये तो उनको सोचना चाहिए जो हमारे परिवार के हिस्से में लोगों से हिस्सेदारी करते हुए ये नहीं सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और माननीय अमित शाह और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये हाशिए के पहिए हैं, रेल के पहिए हैं, जाएंगे वहीं जहाँ उनका घर है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने वापसी किया है, स्वागत है। और स्वागत के कुंबे में बार बार जब आप जो आपका इशारा है, हमारी पार्टी और हम सब लोगों ने ओपी राजभर के साथ जो रिश्ता है उसी रिश्ते के साथ वापस आए हैं। हम लोग के साथ शर्तों का, अनुबंधों का, गठबंधनों का कोई रिश्ता ही नहीं रहता है। हमारी पार्टी जब भी बात करती है तो बात करती है आयाम के लिए, सिद्धांतों के लिए और गरीबों और पिछड़ों के काम करने के लिए। जो भी लोग गरीब और पिछड़ों के लिए काम करेंगे उनका हमारा हार्दिक स्वागत है। और भी लोग अभी आने वाले हैं, और भी लोग आएंगे। अभी देखिए 24 तक कौन कौन लोग आ सकते हैं। हमको तो ये लग रहा है कि कहीं बीच में ओम प्रकाश राजभर जी से प्रभावित होकर करके माननीय अखिलेश यादव जी ही कहीं ना हमारे साथ आ जाए। बड़ी बात जटाशंकर जी, ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, है ना। स्वभाव से नहीं ठीक है, हम लोगों के लिए, हम गरीबों के लोगों के लिए काम करते हैं। सुभाष चंद्र जी, अगले एजेंडे में जब भी आप बात करेंगे तो भाई मुख्तार भाई ठीक है जटाशंकर जी, ठीक है। सुभाष चंद्र जी, देखिए सवाल ये है सुभाष भाई कि विपक्ष तमाम तरह के अब आरोप लगा रहा है ओपी राजभर पे कि ये लोग बस जा रहे हैं अपने बेटे के लिए, कि बेटे को भी मंत्री पद मिल जाए, जैसे निषाद पार्टी है, जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, तो वो मतलब मंत्री पद और इन्हीं सब के लिए लालच की वजह से ओपी राजभर ने भी एनडीए में शामिल होना अपने आप को बेहतर समझा, ताकि उनके बेटे का भी जो भविष्य है वो बेहतर हो सके और उनका भी जो भविष्य है वो बेहतर हो सके। मनीष जी, कौन से विपक्ष की बात करें मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी विपक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे दूसरे तमाम विपक्ष के लोग हैं, मुझे लगता है वो लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। इसीलिए एनडीए परिवार के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को शामिल होने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के बाद में वो पूरी तरीके से बौखला गए और बौखलाहट के अंदर ये सब बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है विपक्षों को ये नहीं पता कि 2017 के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव भी लड़ी थी, सरकार में शामिल हुई थे, 18 महीने सरकार में थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे। इवन उन्हीं के बड़े पुत्र राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी भी राज्य मंत्री थे। तो मंत्री बनाने की अब बात ही कहाँ आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी इस तरह की बातें कर रहे हैं पूरी तरीके से बौखला गए,
2024 के अंदर उनको उनकी हार स्पष्ट नजर आ रही है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार पूर्वांचल के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर है, और पिछले 2019 के अंदर भी आपने देखा होगा एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने खुद भी किया था कि पूर्वांचल के अंदर 10 से 15 सीटें ऐसी जिसके अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचा था। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का हिस्सा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी 2024 के अंदर, और यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 75+ सीटें लाने जा रहे हैं। इसकी वजह से विपक्ष बौखला गया। उनको पता है कि हमारी हार तो स्पष्ट नजर आने वाली है, और माननीय प्रधान राजभर जी चले गए तो हमारा तो कुछ बचना नहीं है, वहाँ पे कोई कूट कराना बचा नहीं थी। इसी तरीके से ये तो बयान दे रहे हैं, और बयान भी दे रहे तो तथ्य नहीं इनके पास, न कोई वर्क करके आता। ऐसे विपक्षों की बातों को हम नजरअंदाज करते क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। 24 के अंदर जो उनकी बच्ची कुछ सीटें, चाहे समाजवादी पार्टी के पीछे बसपा होगी, बसपा भी एक दलित विशेष की राजनीति तो करती है लेकिन दलितों को ठगने का काम करती है। आज बहन जी के बाद में अगर कोई उनका उत्तराधिकारी है तो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद जी। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के अंदर भी मुलायम सिंह जी थे, लेकिन मुलायम सिंह के बाद में अखिलेश यादव जी आ गए। अखिलेश के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के परिवार का कोई उनका पुत्र या तो अर्जुन यादव बने या डिम्पल यादव जी बने, यही सब बनने वाले। तो ये सब इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे, इसीलिए इनके बयान पर हम ध्यान नहीं देते। ठीक है सुभाष भाई, एक सेकंड रोकना चाहेंगे। राम बाबू रस्तोगी जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। राम बाबू रस्तोगी जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुभाष चंद्र जी अपनी बात पूरी करें सर जल्दी से। मनीष जी वही है कि इसीलिए विपक्ष को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि विपक्ष जो मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों के ऊपर विपक्ष को आना चाहिए, उन मुद्दों से विपक्ष काफी दूर हो चुका है और विपक्ष भटक भी चुका है। और उत्तर प्रदेश के विपक्ष की बात करें, बेसिक चीजें जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर डिबेट करने के लिए बैठे हैं तो मेरे हिसाब से जितने भी नेता प्रवक्ता हम लोग बैठे उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर की बात में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल का तमगा समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो क्षेत्रीय दल है, छोटे छोटे जिनका राजनीतिक वजूद है, जिनका राजनीतिक वर्चस्व है, जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने क्या उनको साधने का प्रयास क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी जिन पिछड़ों की बात करती है, समाजवादी पार्टी जिन दलितों की बात करती है, इन्होंने सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को राजनीतिक नुमाइंदगी देने का काम क्यों नहीं किया, दलितों को राजनीतिक नुमाइंदगी देने का काम क्यों नहीं किया। ठीक है राम बाबू रस्तोगी, ठीक है सुभाष चंद्र राम बाबू रस्तोगी जी, आप लोगों ने ओपी राजभर को पूछा नहीं भाई, वो इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग पूछते तो उसके बाद वो आगे कोई रणनीति बनाते, आपके साथ आते, और हो सकता है कई और लोगों को साथ में लेकर आते। पूर्वांचल में एक अच्छा खासा होड़ है ओपी राजभर का, लेकिन ना पूछा आपने, अब वो चले गए एनडीए में। अब तो आप लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। देखिए मनीष जी, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो फैसला लिया था, अगर इनको पूछा ना होता तो ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में गठबंधन क्यों होता। इनको अहम जिम्मेदारी दी गई। सभी मंचों पे ओम प्रकाश राजभर मंच साझा करते थे। और दूसरी चीज, ये गठबंधन विचारधाराओं का था। ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा अखिलेश जी के विचारधारा से नहीं मिली, इसलिए इन्होंने अपने को आपको स्विच कर लिया, वहां से हटा लिया। ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के बड़े नेता हैं। पूर्वांचल में 6 से 8-10 जिलों में उनका प्रभाव होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और ओम प्रकाश राजभर जी को लगा कि हमारे समाज की रक्षा और सुरक्षा और समाज को मैं तभी लाभान्वित कर सकता हूं जब मैं रूलिंग पार्टी में रहूंगा। और कहीं ना कहीं ये अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और आज जो है जब अखबार में और मीडिया में आप लोगों ने दिखाया, प्रसारित किया है कि एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी जो शामिल हुए हैं वो अपने समाज को लाभान्वित करने के लिए शामिल हुए हैं। इसमें किसी घटक दल को आप ये ना देखिए कि अब वो पार्टी में नुकसान हो जाएगा, इस पार्टी का लाभ हो जाएगा। अगर लाभ होना होता, नुकसान होना होता। तो राम बाबू भाई, आप तो बहुत मीठी मीठी बात बोल रहे, लेकिन आपके जो शिवपाल यादव में बोल रहे हैं कि राजभर समाज जो है वो सब समझ चुका है और ओपी राजभर को इस बार जो है सबक सिखाएगा। जब मेरे बड़े नेता बोल चुके हैं तो उस चीज को दोबारा बोलने की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो वो चीज बता रहा हूँ कि जैसे मैं सुनार समाज से आ रहा हूँ, अब कल को मान लिया किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में अगर आदमी जाता है तो कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के अपने से जुड़े हुए लोगों को लाभान्वित करना चाहता हूँ, उसका कार्य नहीं करवा पा रहा हूँ, इसीलिए जाता है। अगर ओम प्रकाश राजभर गए हैं तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने जो है स्टेटमेंट दे दिया है, अखिलेश यादव जी ने दे दिया है, तो हमें नहीं लगता कि इसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। आदमी स्वतंत्र है, आजादी की दुनिया में रह रहा है। आज दारा सिंह भी आ गए हैं। देखिए दारा सिंह कहाँ से गए थे ये भी तो देखिए। दारा सिंह अगर आ गए हैं तो गए कहाँ पे थे ये भी देखिए। टूट क्यों रहे हैं राम बाबू भाई, ये टूट क्यों रहे सपा से लोग? अब तो यही है ना,
भाजपा से टूट के सपा में गए थे। भाजपा से टूट, लोग फ्लाइट पे बैठ के ट्रेन से सफर करते हैं और ट्रेन का सफर पूरा होने के बाद में फिर फ्लाइट पे आ जाते हैं। तो ये गए थे भाजपा से ही, वो अपने वापस चले आए। तो हमारा क्या नुकसान किया इन्होंने? इन्होंने समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान किया है? अगर ओम प्रकाश राजभर जी या धर्म सिंह सैनी जी या दारा सिंह जी जा रहे हैं या चले गए हैं, तो इनके जाने से क्या समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं तो नहीं, समाज देखिए कोई खत्म तो नहीं होता, लेकिन असर तो पड़ता है ना। जो उनके वोट बैंक है वो तो खिसक ही जाएंगे ना। अगर इनके जाने अभी से अभी जैसा अभी सुभाष चंद्र जी भी बोल रहे थे, जब उन्होंने आपके साथ चुनाव लड़ा था तो कई जगहों पर डेंट किया है बीजेपी को। मनीष जी, इनके जाने से उतना ही फर्क पड़ेगा जितना इनके चले जाने से भाजपा को पहले फर्क पड़ा था। समझ गए? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि हम भाजपा से चले जाएंगे तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो ऐसे अब ये सपा छोड़ के चले गए हैं कि सपा सत्ता में नहीं आएगी। तो जितना नुकसान इन्होंने भाजपा किया था उतना ही नुकसान सपा को करेंगे। सुभाष चंद्र जी जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र जी, मेरे को तो रामबाबू रस्तोगी की बातों को सुनकर हंसी आ रही है। मुझे लगता है उम्र में मुझसे वरिष्ठ होंगे, लेकिन ये होमवर्क करके नहीं आए मनीष जी। इन्होंने पहली बात तो बोली कि विचारधाराओं की बात थी, विचारधाराओं का गठबंधन था, विचारधारा नहीं बनी, उसने छोड़ दी। फिर उन्होंने बोला कि हमारे गठबंधन में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे इसलिए चले गए। फिर उन्होंने बोला कि अपने राजभर समाज की भलाई के लिए वो एनडीए के साथ में चले गए। तो इससे ये समझ में आता है कि उम्र में भले बड़े होंगे, लेकिन इनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, उनकी राजनीतिक परिपक्वता कितनी है तो हमें समझ में आ गई। पहली शुरुआत इनकी विचारधारा पे, विचारधारा की जो बात करें भैया, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो थे, आपके नेता बोल गए थे। अरे सुनने की क्षमता रखो बॉस। राम बाबू जी सुन लीजिए, राम बाबू जी सुन लीजिए, आपकी बात भी वो सुने, आप भी सुन लीजिए। मैं वो चीज नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि वो बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी। मैं उनका व्यक्तिगत हमें क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, बात की बात है, मुद्दों की बात तो करो। जिस मुद्दे पे भी आपने सवाल उठाया उसका जवाब सुन लो। मैं बिल्कुल आपकी राजनीतिक परिपक्वता सवाल उठा रहा हूँ, मैं आपकी राजनीतिक दूरदर्शी सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि इस डिबेट के अंदर आपने जो 3 बातें बोली, उन 3 बातों का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। आप ही बोल रहे हो कि आपकी गठबंधन के साथ में हम थे और हम ठगा हुआ महसूस करें इसलिए चले गए, यानी पहले सवाल का जवाब तो आप ही नहीं दिए, यानी कि हम सही थे। दूसरा आप बोल रहे विचारधाराओं की गठबंधन की बात, तो भैया श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था उसकी नींव रखी थी, वो शुरू से कांग्रेस के विरोधी थे। कांग्रेस और आपकी विचारधारा मेल खाती थी। 2017 के अंदर आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, तब आपकी विचारधारा कहां चलेगी भैया? और कर दिया करो। अब 2019 के अंदर सुन लो, 2019 के अंदर आपने बहन जी से गठबंधन कर लिया बहुजन समाज पार्टी से, तब आपकी विचारधारा कहां चली गई? अरे यार, जब देखो तो विचारधारा की बात करते, समाजवादी पार्टी पहले अपनी विचारधारा की बात कर रहे, पर अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। रही बात राजभर समाज की भलाई करने की बात, और आपने ये भी बोला कि राजभर जी जाने के बाद में वो उतना ही फायदा पहुंचा पाएंगे जितना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा था। बिल्कुल सही बात बोली आपने। 2019 के अंदर आप जिस प्रकार चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, और 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव में जाने के बाद हमने समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाया था, वरना 47-111 से नहीं आते। और ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सिंगल पे होता था। तो आपकी टुकड़ा साफ होने वाला है। हम आपको 47 से 111 पे अगर ला सकते हैं, हम आपको 47 से 111 पे अगर लेके आ सकते हैं, तो 111 से आपको लाने में हमको समय नहीं लगेगा। आपको सुपरा साफ करेंगे पूर्वांचल के अंदर, क्योंकि पूर्वांचल में ही जो आपकी जो लाज रखी है ना, 39 से अगर 117 पे आए हैं तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की देन है। और राम बाबू रस्तोगी में अगर बदतमीजी पे आऊंगा तो तुमको भारी पड़ेगा। मत करो, बोलने की क्षमता रखो, पहले सुनने की। राम बाबू जी सुन लीजिए, राम बाबू जी सुन लीजिए, राम बाबू जी राम बाबू जी सुन लीजिए। सुभाष अभी आपके पास आएंगे, आप अपना जवाब दे दीजिएगा। सुभाष चंद्र जी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ठीक है सुभाष चंद्र जी, अपनी बात रखें। मनीष जी, इस तरह नहीं होती, डेकोरेटिव एक डिबेट का बना के रखना चाहिए ना। ठीक है, आप बोलिए। प्रकार की बातों को यहाँ पे कर रहे, उससे स्पष्ट कर देते हैं कि समाजवादी पार्टी अराजक तत्वों की पार्टी है, क्योंकि सुनने की क्षमता नहीं है। इन्होंने जो इल्जाम लगा तत्वों के साथ जवाब दे रहे हैं, सुनने में तत्वों के साथ। राम बाबू जी आपके पास आएंगे सर, ऐसे सर ना कीजिए ना, शॉर्ट मैच मत कीजिए ना सर। ठीक है, हाँ बोलिए मनीष जी, पहले इन्हीं सुन लीजिए, इनकी सुन लीजिए पहले। सुभाष चंद्र जी आप बोलिए ना सर, आप बोलिए सर। मनीष जी, इनको एक मौका और दीजिए, मैं दे रहा हूँ इनको एक मौका, बोलने दीजिए। नहीं सुभाष चंद्र जी आप बोलिए, वो अब आप बोलिए ना, राम बाबू रस्तोगी सुनेंगे, उसके बाद फिर हम उनके पास आएंगे। जी बोलिए सुभाष चंद्र। ये सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। यहाँ विचारों की लड़ाई है, आप हमसे मारापीटी करने के थोड़ी है डिबेट के अंदर। आप जो इल्जाम लगाएंगे उसका हम जवाब देंगे तथ्यों के साथ। आपको लगेगा कि हम जवाब हमारा गलत, आप तथ्यों का जवाब दीजिए। हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, युक्ति संगत बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते समाजवादी पार्टी के साथ में। जिन विचारों के गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, आपके विचार कहाँ चले गए थे कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद में? जिन विचारों की बात आप कर रहे हैं, उन विचारों का गठबंधन कहाँ चलेगा? 2019 में 72 में गठबंधन करने के अंदर
कोई और पार्टी का प्रभाव रहा तो उससे आप- मेरी डिबेट करा दो। मैं चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान करता हूँ, उनके बेटे का सम्मान करता हूँ, ठीक मेरे है, व्यक्तिगत तो सम्मान है, मैं करते उसको हैं कोई तो टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, तो राम बाबू जी ठीक है, सम्मान अपनी जगह है। लगता है राम बाबू रस्तोगी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें सर। देखिए मनीष जी, वास्तविकता यही कि समाजवादी पार्टी बौखला जाती है जब तथ्यों की बात आती है। आप ही की डिबेट के अंदर उन्होंने जो बातें लिखी, मैंने उस पॉइंट को लिखा भी है, जैसे जैसे बोल रहे थे मैं लिख रहा था। उन्होंने तुरंत बोला विचारधारा व गठबंधन का इसलिए नहीं जमा, फिर उन्होंने बोला कि ठगा हुआ महसूस करे इसलिए चले गए, फिर उन्होंने बोला कि राजभर समाज की भलाई की। इससे ये स्पष्ट होता है ना कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं इनके पास और नई दूरदर्शिता है। ये समाजवादी पार्टी के नेता जरूर होने पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या इन्हें स्वयं नहीं पता। अगर उन्हें समाजवादी पार्टी का स्टैंड पता होता तो इस प्रकार बयान ही नहीं देते। ये विचारधाराओं के बाद समाजवादी पार्टी करती है। हम भी तो बोल रहे थे ठीक है भैया, विचारधाराओं से गठबंधन बनते ठीक हैं, है। लेकिन आपका गठबंधन उन विचारों पर कहाँ खड़ा उतरा जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया था तो कांग्रेस से समाज दूरी बना कर रखते थे। लेकिन 17 के अंदर मुलायम सिंह नाराज जी थे के उस वक्त भी, जब ये गठबंधन हुआ तो मुलायम सिंह नाराज थे, मुलायम सिंह नाराज थे। मुलायम सिंह जी मनीष जी मुलायम सिंह जी ने उन्होंने विरोध भी किया था कि कांग्रेस गठबंधन मत करो, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी की नाराजगी से दरकिनार करते गठबंधन किया तो विचारधारा नहीं थी। 19 के अंदर हिंदू समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए विचारधारा इनके साथ चले गए। तो सबसे बड़ी बात तो समाजवादी पार्टी विचारधारा की बात करेंगे, एम तेम प्रकार से सत्ता हासिल करना समाजवादी पार्टी का भी गोल बन चुका था। 2022 के अंदर सत्ता इनके पास हासिल नहीं हुई, आज इनको समझ में आ चुका, इसीलिए इस तरह से उल्टे उड़ान कर रहे हैं। तो अपने आप को बांध सीखने का प्रयास करो, सत्य नहीं है इनके पास। आज ये बौखला चुके हैं क्योंकि पूर्वांचल के अंदर जो उनको 111 पे हमने पहुंचा है, क्योंकि पश्चिम में भी आरएलडी से गठबंधन करने के बावजूद वहां से सुधराव हुआ। मध्य में संजय चौहान जनवादी पार्टी के और महानगर के केशव मौर्य से गठबंधन करने के बाद में भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इनकी सीटें ठीक है सुभाष चंद्र जी। जटाशंकर त्रिपाठी जी, देखिए एक चीज है, देखिए सबसे बड़ी चीज कल आपकी भी बैठक होने वाली है और इसमें आपने 19 दलों को बुलाया है, जिसमें राजभर जी की भी पार्टी है और निषाद पार्टी है, तमाम पार्टियों को आपने बुलाया है। और उधर बेंगलुरु में भी एक महागठबंधन की पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें बड़े बड़े पार्टी के नेता शामिल होंगे। बंगाल की ममता बनर्जी हैं, आपने देखा होगा नीतीश कुमार हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं, और भी कई हैं, राहुल गांधी हैं, और भी कई अरविंद केजरीवाल हैं जो मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में कई पार्टियों के बड़े चेहरे वहां पर शामिल होंगे। आप लोगों का जो दल है वो जिसको जिसको बुला रहा है, उनके चेहरे और उनके चेहरे में बड़ा अंतर हो जाएगा। तो जटाशंकर जी, क्या आप लोग इन दलों के साथ एनडीए मजबूती के साथ, क्या इस अगर गठबंधन इनका बन जाता है तो इससे लड़ पाएगी? जटाशंकर जी, ठीक है, लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। हाँ, तो आप ही के पास आ जाते हैं। सुभाष चंद्र, ये सवाल हम आप ही से ले लेते हैं कि क्या लड़ पाएंगे आप लोग? क्योंकि एक तरफ छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी आप लोग इकट्ठा हो रही है, वहां पर बड़े बड़े दल के नेता होता सब लोग हैं वहां पर, तो आप लोग को लगता है कि आप लोग लड़ सकते हैं? जी, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस देश की दशा और दिशा कोई तय करता तो उत्तर प्रदेश ही तय करता है। जिसने उत्तर प्रदेश को अपने काबू में कर लिया उसने देश की दिल्ली की सत्ता को हासिल कर ली। तो ये जो बैठकें कर रहे हैं, करने दीजिए इनको बैठक। इन्होंने पटना के अंदर बैठक किया, ये बैंगलोर के अंदर जा रहे हैं, इसके बाद में और भी इनकी बैठकें होने वाली, ये बैठक करते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब राजनीतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की जब बारी आती है और उत्तर प्रदेश की बात आती है तो जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे इन सारे विपक्षी दलों के अंदर सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वो सब लोग जानते हैं। और राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचे, आखिर में उनको उत्तर प्रदेश से भागना पड़ा। वायनाड से भी उनकी सदस्यता चली गई, जब वो चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं बचे। इसी प्रकार जो टीएमसी की ममता बनर्जी होगी, उनका उत्तर प्रदेश में क्या जाना जा रहा है? एक वोट की मालिकिन नहीं है। केसीआर एक वोट की मालिकिन नहीं है। नीतीश कुमार यहाँ पे एक वोट की मालिक नहीं है। तो जिस प्रकार ये गठबंधन करते हैं, गठबंधन करें, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इफेक्ट करेंगे अनुप्रिया पटेल जी करेंगी, संजय निषाद जी करेंगे, मान्यवरा राजभर जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो क्षेत्रीय क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जाने के बाद में 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 75+ सीटें लेके आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि जिस विपक्ष को उत्तर प्रदेश के अंदर सहेजने की बारी आ रही है, जिसकी जिम्मेदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी को दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें प्रमुख विरोधी दल का नेता बनाया, जनादेश दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अखिलेश यादव जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है, क्या उनको सहेजने का प्रयास कर रहे हैं? उनको बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नेता बयान देता है, चाहे वो सही बयान ही क्यों नहीं हो, अखिलेश जी को बुरा लग जाता है। अरे भैया, जो अच्छी बातें होगी बुरा लगेंगे, कड़वा लगेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी को मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, तो अखिलेश यादव जी को नागवार गुजरता है कि हमें भैया कोई सलाह नहीं दे,
हम जो बोलेंगे वही सही है, बाकी जो लोग बोलेंगे वो गलत है। और यही जो हरकतें हैं समाजवादी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को लेकर डूबती जा रही है। फिर भी समाजवादी पार्टी को अकल नहीं आ रही। 2014 आ रहे, 2017 आ रहे, 19 आ रहे, 22 आ रहे, उसके बाद में बाई इलेक्शन में आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए। उसके बावजूद भी अगर इनको अकल नहीं आती तो इनका दुर्भाग्य है। और इसी प्रकार ये करते रहेंगे तो जो लोकसभा में इनकी इस समय 3 सीटें बची हुई है। मिलाकर 2024 सुभाष चंद्र के जी अंदर मतलब इनका टुकड़ा साफ है। समाजवादी पार्टी वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही है, इसलिए उनको घाटा भी हो सकता है, वो सबकी सुन नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।